हेलो हेलो। जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये जो आपका क्लास है, ये है आपका दरोगा का क्लास है। और इस दरोगा के क्लास में आपको ये क्लास जो होगा, ये आज का शायद आज है 15वां क्लास। क्या है आज? 15वां क्लास। तो आइए 15वां क्लास में अपन टच करते हैं कि 15वां क्लास सब में क्या सब पढ़ना है। तो कल जो हम अपन बता रहे थे ना, कल उसमें क्या था? ये है 15वां क्लास। अरे लिखा जो भाई, ये था आज जो होगा ये 15वां क्लास होगा। ठीक है, आज ये 15वां क्लास होगा। और आपको ये ध्यान में रखना है। गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 15वां क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आज हम लोग टोटल चीज़ को रिवाइज करेंगे, क्योंकि उस दिन जो हम रिवाइज करवा रहे थे तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर हम लोग रुक गए थे, है ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा इस सभी को रिवाइज करते हैं। तो चलिए, पहले हम पॉलिटी स्टार्ट किए थे तो क्या स्टार्ट किए थे, जल्दी बता। पहले हम पॉलिटी स्टार्ट किए थे तो पहले हम क्या बताए कि पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो 3 पूरे स्तंभ, पूरे पॉलिटी को समझने के लिए हमें 3 पूरा का पूरा स्तंभ समझना पड़ता है। ये तीनों का तीनों स्तंभ बताए। बिहार दरोगा के लिए हम ये पूरा बैच है, ये पूरा बैच फ्री पढ़ा देंगे। और ये टोटल चलेगा अभी से लेकर के ये पूरा पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, उसके बाद अगर होगा तो हिस्ट्री, और अगर MCQ जितना तक चल सकता है उतना तक चलाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम क्या बोले थे कि आपको सबसे पहले पूरा पॉलिटी को पढ़ने के लिए, पॉलिटी को पढ़ने के लिए आपको 3 स्तंभ की ज़रूरत है। कितने स्तंभ की जी? इसमें ये सब उड़ गया है कि तीनों ये स्तंभ सब पढ़ाए थे, ये सब उड़ गया नहीं ना? ठीक है ना। चलो देखिए, ये तीनों स्तंभ क्या क्या है। तो तीनों स्तंभ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान। क्या पढ़ेंगे? संविधान पढ़ेंगे। उसके बाद अगर दूसरा अगर हम लोग बात करें तो संविधानवाद। और पहले ही आपको बताए थे ये रिवाइज का क्लास है, तो आपको रिवाइजिंग के क्लास में उतना ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, बल्कि एकदम रपेटते चलेंगे, सीधे लेते चलेंगे, जितना दूर उतना स्पीड में हो सकता है उतना स्पीड में। तो चलिए, यहाँ पर अगर देखें भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी के लिए अगर हम देखें तो ये है संविधान। हम लोग बताए थे कि संविधान क्या होता है, उसके बाद संविधानवाद क्या होता है, और ये राज्य व्यवस्था क्या होता है। इन तीनों स्तंभ को अगर आप समझ पाते हैं तो समझिए कि आप भी जो है ये पॉलिटिक पर आप भी मास्टर बन चुके हैं, अगर तीनों स्तंभ को आप समझ पाते हैं तो चलिए, अभी हम लोग अगर संविधान देखें और ये संविधानवाद, उसको अगर पढ़ने से पहले, पॉलिटी पढ़ने से आप और हम कोई भी अगर कहाँ रहते हैं, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग एक बहुत बड़ी समाज में, कोई होता है छोटा सा समाज में, कोई बड़ा सा समाज में, कोई बहुत बड़े समाज में रहते हैं ना। तो एक समाज में सभी लोग रहते हैं, और उन्हीं समाज में बहुत सारे कुछ प्रक्रियाएं होते हैं। चाहे हो सकता है विद्यालय कहीं पर हो, कोई संस्थान है जहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं, वहाँ पर कुछ बातें चीत कर सकते हैं। तो उन सभी में कुछ ना कुछ संघर्ष भी होता है। अगर समाज है तो उन समाज में ये नहीं है कि हर एक चीज़ समाज में अच्छा ही हो या हर एक ही बुरा ही है। तो उन बुराई और अच्छाई के रूप को लेकर के एक संघर्ष छिड़ा रहता है हर हमेशा समाज में, कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, और ये ऐसा क्यों नहीं, और ये ऐसा क्यों नहीं। इस तरह के एक समाज में क्या रहता है? संघर्ष रहता है। उन्हीं संघर्ष को मापने के लिए, उन्हीं संघर्ष को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, सभी समाज पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग स्तंभ बनाए गए हैं। जैसे कि उन्हीं के लिए हमारे पुलिस होते हैं, उन्हीं के लिए हमारे सेना होती है, उन्हीं के लिए हमारी सरकार होती है। तो इन तीनों चीज़ जो होता है उन समाज को ही नियंत्रण करने के लिए होता है। तो चलिए, ये जो संविधान, देखिए ये एक समाज होता है, समाज में विद्यालय होता है, धार्मिक संस्थाएं, बहुत सारे कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं और एक संघर्ष होते हैं। क्या होते हैं समाज में? एक संघर्ष होते हैं। उन्हीं संघर्ष को निपटाने के लिए क्या होते हैं जी? यहाँ पर पुलिस होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर पुलिस होते हैं। कहाँ पर पुलिस होते हैं सर जी? तो यहाँ पर, कहाँ पर? तो ये समाज में, समाज को नियंत्रित करने के लिए ये एक यहाँ पर होता है, सेना होता है, और ये सरकार होता है। और सरकार में, पूरे सरकार को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास में 3 अंग है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। 3 ये अंग है हमारे पास में। ये सरकार जो है हमारी, उन सरकार में पूरे चीज़ को नियंत्रण करने के लिए 3 स्तंभ, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों अंग होते हैं। चलिए और आगे चलते। आवाज़ भाई ठीक है ना? आवाज़ भाई ठीक है? हाँ चलिए।
चलिए अब देखते हैं ये सरकार के बारे में। अगर हम सरकार की देखें तो सरकार कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। पहला बताएंगे आप, ये विधायिका क्या है, विधायिका। विधायिका का काम क्या है, विधायिका का यही काम होता है कि कोई भी विधि को वो निर्माण करे, कोई भी विधि को वो बनाए, और जब विधि बनाए तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं। तो विधायिका में राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं, और विधायिका का काम क्या होता है कि कोई विधि बनाने का, वही होता है। ज़्यादा बात ना करेंगे, रिवाइज का क्लास है। और आइए यहाँ पर है कार्यपालिका, और ये कार्यपालिका का काम क्या है, तो जो विधायिका यहाँ पर है, विधायिका पूरे चीज़ को क्या करते, जो भी विधि बनाते हैं, तो जो भी विधि बनाते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम, उनको आगे ले जाने का काम, उस पर क्रियान्वयन करने का काम कौन करते हैं, तो ये कार्यपालिका करते हैं। और उन्हीं कार्यपालिका में कौन होते हैं, फिर राष्ट्रपति होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। उन सभी नियम को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर काम करने के लिए, जो ये नियम बनाते हैं उस पर काम करने के लिए कौन होते हैं, तो ये कार्यपालिका। उसी कार्यपालिका में होते हैं कौन, तो ये राष्ट्रपति होते हैं, और ये मुख्यमंत्री होते हैं, और ये डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। ये सब क्या करते हैं, विधि का ही तो कार्य करते हैं ना। तो अगर इसमें हम देखें तो एक होता है अस्थाई अधिकारी और एक होता है अस्थाई। देखिए अस्थाई वो जो ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा सालों तक कार्य करते हैं। तो बताइए ज़्यादा सालों तक कौन कार्य करेंगे, एक एसपी, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस, या कोई भी एक सरकारी टीचर, कोई ऐसे होते हैं ना। तो ये सब जो पद पर बैठे हुए हैं वो सब उनको अस्थाई अधिकारी कहेंगे। लेकिन जो 5 साल, 4 साल, 6 साल के अंदर में हट जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं अस्थाई। क्या कहते हैं, अस्थाई। तो ये राष्ट्रपति जो है अस्थाई की कैटेगरी में आते हैं। ये जो है मुख्यमंत्री किस में आते हैं, तो ये अस्थाई की कैटेगरी में आते हैं। और कार्यपालिका का काम क्या होता है, तो जो विधायिका होता है वो शक्ति बनाए, कोई भी विधि बनाए रहते उनको कार्य क्रियान्वयन का काम होता है। अब यहाँ पर है एक तरफ में विधायिका, एक तरफ में है कार्यपालिका। ये विधायिका और कार्यपालिका में फिर से अब मतभेद होगा। एक तो समाज में मतभेद हो जाते हैं तो उनके लिए सरकार बनाते हैं। अब क्या है कि सरकार जो बनाते हम लोग, या पुलिस है, सेना है, कुछ भी है, तो अब उसमें भी विधायिका और कार्यपालिका, अब इन दोनों में अगर कोई संघर्ष होता है, कुछ भी होता है, तो इन दोनों का निपटारा करने के लिए क्या होता है, हमारे पास में क्या होता है, न्यायपालिका होता है। जहाँ पर क्या होता है, कुछ भी विवाद होगा इन सब में, तो उन सब का विवाद का सुनवाई होगा। क्या होगा, विवाद का सुनवाई होगा। तो ये विवादों की क्या होगी, सुनवाई होगी। उसमें क्या होगा, याचिका नीति होगी। उसमें जो होता है न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय होता है, और अन्य न्यायालय के अंदर ही आते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिनको हम लोग कहते हैं जनपद। क्या बोलते हैं, जनपद न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं, जनपद न्यायालय। ये जनपद न्यायालय होता है। ठीक है, ये ज़्यादा मोटा हो गया ना, खैर कोई नहीं। चलिए, क्या इनको आप समझ पाए हैं। फिर चलिए हैं नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या थे पढ़ाए हुए। अब अगर हम बात करें सरकार की, किसकी बात करें, तो सरकार की बात करें। देखिए अब सरकार जैसे हमारे भारत में सरकार है, उसी तरह से दूसरे देश में भी सरकार होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में सरकार है, दूसरे देश में भी सरकार होंगे। तो दूसरे देश में सरकार और अपने देश के सरकार को, तो सभी एक तो पूरे सभी बहुत सारे देश है, तो उन सभी देश को एकत्रित करके तो एक के बार ना पढ़ेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा करके देख लेते कि हमारे देश में कैसा क्या है और दूसरे देश में कैसा क्या है, तीसरे देश में कैसा क्या है। तो ये क्या, तो ये सरकार है ना। तो क्या, तो सरकार अगर दूसरे देश में क्या है, मेरे देश में क्या है, अपने देश में क्या है, उन सब के बारे में अभी पढ़ने का प्रयास करें। आइए देखते हैं, यहाँ पर है म्यांमार। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर सातों बहन की अगर बात करें, यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर भूटान, और ये यहाँ पर जो है सातों राज्य की अगर बात करें तो इसी क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर म्यांमार है ना। तो यहाँ पर म्यांमार है। यहाँ पर जब यहाँ पर अगर म्यांमार अगर देखते हो आप, तो उसी म्यांमार की अभी हम बात कर रहे हैं। तो म्यांमार में जो होता है ना, वो वहाँ पर सेना का शासन चलता है। वहाँ पर किसका शासन चलता है, वहाँ पर सेना का शासन चलता है। और म्यांमार में जैसे हमारे यहाँ विधायिका को या
संविधान के लिए सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन म्यांमार में वहाँ पर सेना का ही शासन चलता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचा पद और सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता जो दी जाती है वो सेना को ही दी जाती है। कहाँ पर? तो म्यांमार में। कहाँ पर? तो ये म्यांमार में ये सर्वोच्चता दी जाती है। अगर हम सेना की बात करें तो वो सेना ही क्या करते? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों संभालते हैं। कौन? ये सेना ही संभालते हैं। हमारे यहाँ सरकार संभालते हैं, लेकिन नहीं, म्यांमार में क्या है कि ये सेना संभालते। अगर ये म्यांमार की होगी। अब हम लोग आते हैं ईरान में। कहाँ आते हैं? ईरान में। ईरान में क्या है सॉरी अगर कुछ मिस्टेक हो जाते तो आई थिंक, चलिए यहाँ पर अगर हम ईरान में अगर बात करें तो ईरान में क्या है? तो यहाँ पर धार्मिक नेता की शासन है। धार्मिक नेता मीन्स क्या? जो धर्म चलाते। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे धार्मिक लोग होते हैं जो कि अपना एक मंच बना करके और वहाँ से भाषण देते हैं और कुछ भी भगवान के लिए या कोई धार्मिक कार्य के लिए वो सभी को देते हैं कि हम ये करेंगे, वहाँ पर वो होगा, वहाँ पर वो होगा, कुछ ऐसा करके भाषण देते। जैसे अगर यहाँ पर अपन बैठ जाते और यहाँ पर बैठने के बाद अपन माइक लगाते और बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को हम लोग एक राष्ट्र के रूप में देखेंगे, और उसके बाद फिर होता है कुछ भजन गाते हैं, कुछ क्या करते हैं, तो एक धार्मिक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? धार्मिक बोलते हैं। तो ये धार्मिक लोग ही ईरान में क्या करते हैं? शासन चलाते हैं। और ईरान में धार्मिक का ही सर्वोच्चता है। धार्मिकता का ही क्या है? सर्वोच्चता है। कहाँ पर? ईरान में। लेकिन म्यांमार में सेना का सर्वोच्चता, सेना ही सब काम करते हैं, है ना। लेकिन ईरान की बात करें तो ईरान में क्या करते हैं? तो ईरान में ये कौन सरकार चलाते हैं? तो ये धार्मिक नेता ही सरकार चलाते हैं। क्या करते हैं? धार्मिक नेता ही। तो ये सरकार का जो सर्वोच्चता होता है वहाँ पर, कहाँ पर? ये ईरान में। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक संविधान है और अमेरिका में संविधान है और वहाँ पर सबसे जो ऊंचा माना गया है, सर्वोच्च माना गया है, वो संविधान को ही माना गया है। किसको माना गया है? संविधान को ही माना गया है। आइए, ये सर्वोच्चता की अगर विधि देखें उसमें, तो उसी में क्या आता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये किस में? तो ये सर्वोच्च विधि में, जिसमें संविधान होते हैं, और ये अमेरिका में संविधान के ऊपर काम चलते हैं। और ये अनुच्छेद की अगर बात करें तो हमारे अनुच्छेद में अगर हम देखें भारत में, कहाँ पर? भारत में। अगर भारत की बात करें तो भारत में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 335 है। भाग कितना है? तो ये भाग है 22। फिर अनुसूची कितना है? तो अनुसूची है 12। ये सब आपको पता है, और फिर भी आज हम ये रिवाइज का है तो आप बताते चलते, ठीक है। और आगे आइए, ये हम अगर देखते हैं संविधान, क्या देख रहे हैं? संविधान। ये जो सरकार की 3 अंग होते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के अंदर ही बताया गया है कि सरकार जो है उनके पास में 3 अंग है, जिसमें पहला क्या? तो पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ये तीनों है, ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये इसका उल्लेख आपको मिलता कहाँ है? तो इसका उल्लेख मिलता है संविधान में। कहाँ मिलता है? संविधान में मिलता है। अगर हम बात करें सरकार की जो शक्ति होता है उनको सीमित करने के लिए, सरकार की जो शक्तियाँ होती है उनको थोड़ा सा कम करने के लिए, उनमें भी प्रावधान, कुछ विधियाँ किस में दिया गया है? तो ये संविधान में गया है। किस में दिया गया है? संविधान में दिया है। नागरिकों को क्या? स्वतंत्रता और अधिकार देने का काम किनका है? तो ये संविधान का ही है। किसका है? संविधान का ही है। अगर संविधान को देखें कि संविधान के आत्मा के रूप में किसको देखा जाता है, जैसे अगर हमारे आत्मा होते हैं तो हमारे आत्मा है ये, और अगर जैसे ये तो क्या है? एक बॉडी है, शरीर है, और शरीर में भी कोई ऐसा एक आत्मा है जिसका भी हम नाम नहीं, ये तो शरीर का नाम है शिव सर, है ना, या शिव। अगर ये शरीर का नाम शिव, लेकिन ये इसमें कोई आत्मा है नहीं। कहते हैं का कहत हंसुक सुन भय साधु, देख तमाशा लकड़ी का, उड़ गया हंस रह गया काया, लिया सहारा लकड़ी का, है ना। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, ऐसा कुछ है। तो उड़ गया हंस रह गया काया, काया मतलब शरीर, जो काया शरीर रह जाता है, और उसमें जो हंस होता है जिसको आत्मा कहते हैं, वो आत्मा उड़ते ही इस शरीर का अब कोई काम नहीं है। कोई नहीं जानेगा क्या होगा नहीं होगा अब इस शरीर का। और इस शरीर को अगर हम अगर कैटेगरी वाइज है, अगर हम किसी दूसरे जाति में आते तो दफनाया जाएगा, किसी दूसरे जाति में आते हैं तो फिर हम इसको कहीं पर छोड़ दी जाएगी या कहीं पर दहला दी जाएगी इस शरीर को, इस बॉडी को। लेकिन किसी एक दूसरी जाति में आएंगे, कुछ दूसरे धर्म में आएंगे तो इसको जलाया जाएगा। एक प्रथा है, नियम है। तो
उस नियम पर काम चलेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इसमें एक आत्मा होता है, अगर इस आत्मा को ही निकाल दे तो इसका अब कोई काम नहीं। उसी तरह से संविधान का भी आत्मा दिया गया, संविधान का जो है आत्मा बताया गया है, जिसका नाम है क्या, तो ये प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। उसी में आते मूल, उसके बाद ये मौलिक अधिकार, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, ये आत्मा के रूप में काम करते हैं। कौन? तो ये संविधान के आत्मा के रूप में कौन काम करते हैं? तो ये प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार हो गया, ये निर्देशक तत्व हो गया। ठीक है, आपको सब पढ़ाए थे। आइए आगे। अब हम लोग जैसे अभी संविधान समझ लिए हैं कि पूरे चीज़ को समझने के लिए 3 चीज़ पर पहले हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, तो इसमें अब हम लोग संविधानवाद। देखिए संविधानवाद होता क्या है उस पर आप चर्चा कीजिए। तो संविधानवाद होने के लिए आपको स्वतंत्रता, जहाँ पर आपको स्वतंत्रता हो रहा है तो समझ लीजिए ये संविधानवाद है। अगर आपका कोई गरिमा है, अधिकार है, समानता वहाँ पर दिख रहा है, भेदभाव नहीं दिख रहा है। आज भी हमारे समाज में आप आइए तो समाज में आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी लोटा से लेकर के जा रहे हैं, जल लेकर के या पानी लेकर के, उनके शरीर में ऐसे टच हो गया, हे हटा 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 पानी ना पीबो, हटा हटा हटो ने रे ये पानी ना पीबाओ, वो दोसर जाति को चलो छुआ गलो। तो अभी भी कोई समानता देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई वोट देने जाता है तो ऐसे वोट का देने का समानता तो मिलता है, बट ये भी है ना कि पहले जो अगर वीआईपी है कोई है तो इसको क्या करते हैं, अभी भी बहुत सारे समाज में होता है। तो आप इनको क्या करते हैं कि पहले इसको वोट दिला दीजिए, पहले दिला दीजिए, मेरा ही पहचान का आदमी, दे दीजिए, आगे आगे हो जाओ। तो ऐसे गांव में भी होता है, चलो भाई चलो साइड हो जाए, जाने इसको, इनको काम पर जाना है। भाई आपको काम पर जाना है, उनको कहाँ जाना है? उनको काम पर नहीं। तो ये एक समानता हुआ? नहीं ना हुआ। तो अगर समानता आपको मिल रहा है, कहाँ समानता, जो कि भारत में समानता है, बस उसको लागू ना किया गया है। तो अभी कहीं कहीं पर लागू नहीं होता है, कहीं कहीं पर, मतलब ये नहीं कि संविधान के द्वारा लागू नहीं होता है, बल्कि हमारे समाज में इसको नहीं उतना जानते हैं ना, तो उसको नहीं लागू करवाते। तो ये समानता हो गया, अधिकार हो गया, गरिमा हो गया, उसके बाद स्वतंत्रता। ये चारों चीज़ अगर आपको मिल रहा है कहीं पर तो वहाँ समझिए कि संविधानवाद है। और जहाँ संविधानवाद है वहाँ पर इसका मतलब है कि संविधान है। क्या है? संविधान है। और संविधान है तभी तो संविधानवाद है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी ध्यान में रखेंगे, जिस देश में संविधान है उसका ये मतलब कतई नहीं है कि वहाँ संविधानवाद भी होगा। जैसे अगर हम बात करें किसका, एक देश था, अभी तो ना मिल रहा है जी, है कि नहीं, उत्तर कोरिया सब ना है, तो यहाँ पर है, उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया में संविधान है, फिर भी वहाँ पर संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद कहने का मतलब ये हुआ कि संविधानवाद में आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, गरिमा है, आपका अधिकार है, आपका समानता है। अगर ऐसा रहता है तो समझ लीजिए कि आपका क्या है, एक संविधानवाद है वहाँ पर। क्या है? ये संविधानवाद है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ नहीं देखने को मिलता है तो समझिए ये संविधानवाद नहीं है। ये क्या है? संविधानवाद नहीं है। तो चलिए आपको देख लिए कि ये हमारे, ये अभी भारत में ये सब है। भारत में क्या है? ये है। अगर हम सरकार की बात करें तो ये भारत का भी सरकार होता है और यूएसए का भी सरकार होते हैं। और वहाँ पर ये सरकार क्या होता है? समिति बनाते हैं जिसमें कि लोकतांत्रिक होते हैं। और ये संविधान में क्या होता है? तो संविधान में विधि की सर्वोच्चता दी जाती है। जो विधि बनाते हैं वही सर्वोच्चता होता है ना। और जहाँ विधि की अगर सर्वोच्चता नहीं होता है वहाँ पर व्यक्तिगत सर्वोच्चता होती है। व्यक्तिगत, जहाँ पर जिसको हम म्यांमार की अगर बात किए थे, ईरान की बात किए थे, वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो कि धार्मिक। और उसके बाद सेना, अगर सेना की बात करें तो वो म्यांमार में है, सेना के ही शासन चलता है वहाँ पर, सेना ही विधायिका संभालते हैं, उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका वहाँ पर सेना ही संभालते हैं। ईरान की अगर बात करें तो ईरान में क्या संभालते हैं? ईरान में जो है धार्मिक लोग ही संभालते हैं, वो पूरा का पूरा सरकार वही सब लोग संभालते हैं। तो देखिए संविधान में क्या होता है कि ये विधि की सर्वोच्चता होता है। जहाँ पर संविधान होता है ना वहाँ पर समझ लीजिए कि ये क्या होता है कि विधि का ही सर्वोच्चता होता है। और संवैधानिक सरकार में क्या होता है? विधि का शासन चलता है। जहाँ पर भी अगर संवैधानिक सरकार है, जैसे हमारे यहाँ संवैधानिक सरकार है, तो संवैधानिक सरकार अगर जहाँ पर भी आपको देखने को मिले आप समझेंगे कि यहाँ पर विधि का सरकार चलता है। किसका सरकार चलता है? विधि का सरकार चलता है, ना कि कोई व्यक्ति का सरकार चलता है। कोई व्यक्ति का सरकार नहीं चलता है। उनको फिर संविधान के थ्रू ना, अगर कोई व्यक्ति है, अगर बहुत बड़े पद पर है, अगर वो चाहते कि जैसे मान लीजिए सबसे बड़े हमारे यहाँ पद जो है वो है राष्ट्रपति का, है ना। किसका है? राष्ट्रपति का। अगर उनको भी चाहे तो उनको भी हटा सकते हैं, है ना, उनको भी हटाते हैं।
उनको भी हटाने, अगर वो भी कुछ अगर गलत वलत काम करते हैं तो उनको भी हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, यहाँ पर संविधानवाद यानी संवैधानिक है। क्या है? संविधानवाद है। और संवैधानिक सरकार में यही होता है कि संवैधानिक सरकार में व्यक्ति का नहीं, किसका? तो व्यक्ति, ये जो व्यक्ति का नहीं, ये सब पढ़े थे अपन, ये व्यक्ति का नहीं बल्कि विधि का सरकार चलता है, विधि का शासन होता है वहाँ पर। आप समझ गए यहाँ पर? और आइए देखिए, संविधान होने का, जहाँ पर अगर संविधान हो रहा है, संविधानवाद का कोई गारंटी नहीं देता है। अगर जहाँ संविधान होता है, अगर जहाँ संविधान होता है वहाँ संविधानवाद का कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर संविधान है तो वहाँ पर संविधानवाद होगा ही होगा, और वहाँ पर आपको स्वतंत्रता, गरिमा और ये अधिकार, ये स्वतंत्रता देंगे ही देंगे। नहीं, वहाँ नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर म्यांमार में जो कि सेना के शासन चलता है संविधान होने के बाद भी, उसके बाद कोरिया में, उसके बाद यहाँ पर क्या है, शासकों की दायित्वबद्ध है, और यहाँ पर शासकों की विधि नहीं बल्कि वहाँ पर किसका? तो व्यक्ति का शासन चलता है। किसका? शासकों की विधि द्वारा इसका, यहाँ पर व्यक्ति का शासन चलता है। क्या इसके बारे में आप समझ पाए हैं? अगर हाँ तो चलिए फिर नेक्स्ट तैयारी करते हैं। आज पूरा चीज़ को रिवाइज करना है, जितना पढ़ाए थे। आई थिंक 8-10 क्लास तो पढ़ाए होंगे ना, 8-10 क्लास या 12-13 क्लास। आज तो है 15वां क्लास, तो 14 क्लास पढ़ाए होंगे। तो इतना क्लास सभी को आज हम लोग रिवाइज करते हैं। चलिए आज हम लोग फिर से इसमें देखेंगे राज्य व्यवस्था। क्या देख रहे हैं? राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था क्या? तो अब देखिए यहाँ पर ये संविधान होता है। राज्य व्यवस्था में क्या है? संविधान होता है। और संविधान में आपको पहले से पता था कि संविधान में क्या सब है, तो ये विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये संविधान में। अगर संविधान का ही बात करें तो संविधान में अनुच्छेद है। संविधान में कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कितना है? ये 12 अनुसूची है। और अगर भाग की बात करें तो ये भाग कितना है? ये 22 भाग है। कितना भाग है? ये 22 भाग है। पूरा लाइव चलता है अभी? लाइव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कौन सा इस वाले चैनल पर चल रहा है? चलने दीजिए, जो भी चैनल चल रहा है, ठीक है। चलिए संविधानवाद में अगर देखें तो संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर संविधान में ही देखें तो अनुच्छेद कितना है? तो ये 395 अनुच्छेद है। अनुसूची की बात करें तो ये 12 अनुसूची है। अगर भाग की बात करें तो भाग इसमें 22 है। किसमें? तो ये संविधान में। और ये संविधान किसमें होता है? राज्य व्यवस्था में। किसमें? राज्य व्यवस्था में। इसमें अगर देखें तो संसदीय विधि होती है। इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अगर बात करें, इसको आप याद रख लेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है कितना? तो ये 1951 में है ना, 1951 यानी 1951 में। जनप्रतिनिधित्व कहाँ पर? तो ये 1951, जनप्रतिनिधित्व 1951। अगर व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्था उसमें उच्चतम न्यायालय होते हैं ना, व्यवस्था इसमें उच्चतम न्यायालय। अगर संविधान की बात करें, सब आपको पढ़ाए थे। संविधान की बात करें तो ये राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेगा। और ये यहाँ पर अगर संविधान में जो है राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होगा वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा। और ये न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति जो देखे तो ये कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होगा, ठीक है। और ये क्या था नहीं था कॉलेजियम प्रणाली, वो सब बताए थे। अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें क्या है? अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो उसमें आता है संसदीय विधि। क्या आता है? संसदीय विधि। पहले तो इसमें आता है संविधान। किस में आता है? संविधान आता है। और संविधान देख लीजिए, उसके बाद संसदीय विधि देख लीजिए, और उच्चतम न्यायालय के निर्णय देख लीजिए। अगर ये तीनों होते हैं तब जा कर के क्या होता है? तब जा कर के ये राज्य व्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था कब कहलाता है? जब ये तीनों चीज़ होता है, यानी संविधान और ये संवैधानिक, ये संसदीय अधिनियम, उसके बाद उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय, वो तीनों तब जाकर के भारतीय राज्य व्यवस्था होता है। क्या इतना आप समझ पाए हैं? क्या आप इतना समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो चलिए फिर चलते हैं अपने क्षेत्र में, ठीक है। और आगे चलिए, और आगे क्या सब पढ़े थे? तो और आगे पढ़े थे, पहले अपन पढ़ने से पहले आपको बता रहे थे कि ये क्या है। तो ये है सर आपका संवैधानिक ढांचा। अब ये संवैधानिक ढांचा क्या होता है, ध्यान से सुनिए। संवैधानिक ढांचा में इसका पृष्ठभूमि पढ़ना पड़ता है, संवैधानिक निर्णय, ये सब पढ़े थे। ये इसमें संविधान की प्रमुख विशेषता होते हैं, ये संवैधानिक प्रस्तावना होते हैं उसमें। उसके बाद संघ एवं इसका क्षेत्र, फिर नागरिकता, मूल अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल अधिकार, ये मूल्य कर्तव्य है ना 51 के क में ना। उसके बाद संविधान का संशोधन, फिर संवैधानिक का मूल संरचना। अगर इतना पढ़ते तब जाकर के आप संवैधानिक ढांचा
सीखते हैं। अगर ये सब किसके लिए, तो यूपीएससी, बीपीएससी या कोई आप पीसीएस एग्ज़ाम अगर आप देना चाह रहे हैं तब जा कर के आपको ये पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपको एक मोटा मोटा बता रहे हैं कि आप अगर इसमें देखें संवैधानिक ढांचा में क्या सब होता है, उसी तरह का अभी 10-12 होगा तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये सरकार की प्रणाली, इसमें सरकार की प्रणाली में आपको क्या क्या देखना पड़ता है, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था अगर हो गया है तो संघीय व्यवस्था, उसके बाद संसदीय व्यवस्था, फिर केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध होता है उसके, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आपातकालिक उपलब्ध। तो इन सब को अगर देख लेते तब ये सरकार की प्रणाली आप समझ पाते हैं। उसके बाद आइए केंद्र सरकार। केंद्र सरकार समझने के लिए आपको राष्ट्रपति को समझना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल समिति, फिर संसद, उसके बाद संसदीय समिति, फिर संसदीय मंच, उसके बाद संसदीय समूह, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, फिर न्यायिक समीक्षा, उसके बाद न्यायिक सक्रियता, उसके बाद जनहित याचिका। इतना चीज़ अगर देख लेते हैं तब जाकर के आप केंद्र सरकार के बारे में आप समझेंगे। और आइए धीरे धीरे चलते हैं। उसके बाद राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार में सबसे बड़ा पद होता है राज्यपाल। तो यहाँ पर आइए राज्यपाल जो है, राज्यपाल चेक करना पड़ेगा, फिर मुख्यमंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री परिषद, फिर राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, फिर अधिकरण, फिर अधीनस्थ न्यायालय को देखना पड़ेगा। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान होता है, उसके लिए भी देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप राज्य सरकार के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद और आइए स्थानीय सरकार में आप देखेंगे क्या, ये पंचायती राज देखेंगे और ये नगर निगम, ये किस में आते हैं, तो ये स्थानीय सरकार में आते हैं। किस में, स्थानीय सरकार में। संवैधानिक प्रणाली में क्या आते हैं, संवैधानिक प्रणाली में आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और ये अनुसूचित एवं जनजाति, ये सब किस में आते हैं, तो ये संवैधानिक कार्यप्रणाली में आते हैं, संवैधानिक कार्यप्रणाली में। और संवैधानिक निकाय में क्या सब आते हैं, तो ये इसमें निर्वाचन आयोग आते हैं। क्या आते हैं, निर्वाचन आयोग, फिर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये किस में आते हैं, संवैधानिक निकाय में। किस में आते हैं, संवैधानिक निकाय में। देखिए ये आपका रिवाइजन का क्लास है, इसीलिए आपको ये स्पीड में ले चल रहे हैं, ये रिवाइजन का क्लास है इसीलिए। और जिनको अगर आप लोग नए हैं इस पर देख रहे हैं तो आप लोग काम कीजिए कि जो पहले सब का वीडियो रहता है ना उसको आप अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। एक एक करके एक वीडियो बना है, उन सब को आप देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अगर संवैधानिक निकाय में राज्य लोक सेवा आयोग, उसके बाद फिर वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा परिषद, उसके बाद अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार होते हैं। फिर भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किसमें, तो ये संवैधानिक निकाय के अंदर ही आते हैं। उसके बाद भारत के महान्यवादी किसमें आते हैं, तो ये आते हैं संवैधानिक निकाय में। राज्य का महाधिवक्ता किसमें आते हैं, तो ये संवैधानिक निकाय के अंदर ही आते हैं। और ये गैर संवैधानिक निकाय की अगर बात करें तो गैर संवैधानिक निकाय में क्या सब आता है, नीति आयोग, ये गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी किस में आते हैं, तो गैर संवैधानिक निकाय में आते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग, ये किस में आते हैं, तो गैर संवैधानिक निकाय में आते हैं। फिर केंद्रीय सूचना आयोग, फिर राज्य सूचना आयोग, फिर केंद्र और राज्य के सूचना आयोग, फिर केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, फिर लोकपाल एवं लोकायुक्त, फिर राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकार, उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ये सब किस में आते हैं, प्राधिकरण, ये गैर संवैधानिक निकाय में आते हैं। और उसके बाद अन्य संवैधानिक आयाम की अगर बात करें तो इसमें आते हैं सहकारी समितियाँ, ये क्या है, अन्य संवैधानिक आयाम है। फिर राजभाषा, लोक सेवा, उसके बाद सरकार के अधिकार एवं दायित्व, ये किस में आते हैं, अन्य संवैधानिक आयाम में आते हैं। राज्य सूचना आयोग, ये भी आते हैं अन्य संवैधानिक आयाम में। विशिष्ट वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधान जो होता है वो भी किस में आते हैं, अन्य संवैधानिक आयाम में आते हैं। किस में, अन्य संवैधानिक आयाम में। और आगे अगर हम बात करें तो आगे देखिए ये राजनीतिक गतिविधियाँ, तो राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक जो गतिशीलता होता है उसमें राजनीतिक दल होते हैं कि क्या होते हैं उसमें, राजनीतिक दल। उसके बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका, फिर निर्वाचन आयोग या निर्वाचन, फिर चुनाव कानून, उसके बाद चुनाव सुधार, फिर मतदान व्यवहार, उसके बाद गठबंधन सरकार, दल परिवर्तन कानून, दबाव समूह, उसके बाद राष्ट्रीय एकता, विदेशी नीति, सब के सब राजनीतिक गतिशीलता के अंदर आते हैं। सब के सब क्या किस में आते हैं, राजनीतिक गतिशीलता के अंदर आते हैं। और आइए
संवैधानिक कार्य प्रणाली, संवैधानिक कार्य प्रणाली में क्या आते हैं, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग आता है। उसके बाद और आइए, उसके बाद आते हैं परिशिष्ट, यानी सबसे ज़्यादा उसमें अगर देखें तो ये अनुच्छेद इतना इतना ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए फिर से यहाँ पर भारतीय संविधान की अनुसूची की बात करते हैं, और ये नेक्स्ट क्लास के बारे में हम बताए थे, लेकिन आज फिर से यहाँ पर अपन हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची, क्या देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची। देखिए, अगर पहले हम बात कर ले कि भारतीय संविधान में अनुसूची कितना है, तो ये 12 अनुसूची है। संविधान जब लागू हुआ तो उस टाइम कितना, 8 था, अभी और 4 गो बढ़ गया है, तो इसीलिए ये कितना हो गया है, तो ये 12 हो गया है। कितना हो गया है, ये 12 हो गया है, ठीक है। और कुछ है इसमें, है ना, देख लीजिएगा कि उसका लाइव चल रहा है, ई वाला का दोनों, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूची की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की अनुसूची में सबसे पहले अगर देखें तो इसमें प्रथम अनुसूची में क्या है, तो इसमें भारतीय संघ के घटक और राज्य है। क्या है, भारतीय संघ के घटक और राज्य, जो 28 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश जो 8 है हमारे पास में, है ना, उनका उल्लेख किसमें है, तो ये है हमारे पास प्रथम अनुसूची में। किसमें, प्रथम अनुसूची में। अगर हम द्वितीय अनुसूची की बात करें, अगर ध्यान देखिए, संविधान ये 69वां संविधान संशोधन द्वारा ये दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा दिया गया था। किसके रूप में, तो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में। किसको, तो दिल्ली को। कब, तो ये 69वां संविधान संशोधन में, ठीक है। अगर द्वितीय अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया गया है, द्वितीय अनुसूची में क्या दिया गया है, द्वितीय अनुसूची में दिया गया है कि इसमें जो भी भारतीय राज्य की व्यवस्था या विभिन्न पदाधिकारी होंगे उनका जो, जिसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए कि राष्ट्रपति होगा, ठीक है, उसके बाद राज्यपाल होगा, लोकसभा होगा, अध्यक्ष होगा कोई भी लोकसभा का, उपाध्यक्ष होगा, या राज्यसभा के सभापति एवं कोई भी हो, तो इन सब में जितने भी पद आपको दिख रहा है, जो भी पद आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो उन सभी में जो इन सभी को क्या है कि प्राप्त होने वाली जो भी वेतन होता है, वेतन भत्ता और पेंशन आदि सब का जो है उल्लेख किस में किया गया है, तो द्वितीय अनुसूची में। फिर से सुनिए, द्वितीय अनुसूची में क्या है, प्रथम अनुसूची में तो ये है कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो 8 है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में जो हमारे साथ में जो हमारे संवैधानिक पद सब है, तो उसमें अगर देखें कि राष्ट्रपति हो गया, फिर राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गया, ये सब जितने होते हैं उन सब का वेतन भत्ता, इनमें जो भी पेंशन दी जाती है सब का उल्लेख किसमें है, अनुसूची कितना, तो अनुसूची द्वितीय यानी दूसरी अनुसूची में। अब आइए तीसरी अनुसूची में, उसी पर है, थोड़ा सा और देखेंगे। तीसरी अनुसूची में क्या है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारी जो कि मंत्री होते हैं, उच्चतम न्यायालय होते हैं, फिर उसके बाद फिर न्यायाधीश होते हैं, उन सब के जो भी पद होते हैं उसमें पद का ग्रहण करने के समय में जो भी शपथ लेते हैं, उन शपथ लेने का जो भी उल्लेख किया गया हो वो किसमें, तो अनुसूची तीसरा यानी तृतीय अनुसूची में जो भी पदाधिकारी होते हैं उनका जो भी शपथ ग्रहण का कार्य होता है उनका उल्लेख किया गया है तृतीय अनुसूची में, ठीक है, तृतीय अनुसूची में। अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में क्या है, इसमें जो भी बहुत सारे क्या है हमारे पास राज्य है, फिर संघीय क्षेत्र है और राज्यसभा के ये प्रतिनिधित्व के विवरण की समता। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे क्या है, राज्य है, संघीय क्षेत्र है, इसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, फिर उसमें कोई राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है किसमें, तो ये चौथी अनुसूची में है। उसके बाद हम अगर पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, ये टोटल आपको पढ़ाए थे, आज ये रिवाइज का क्लास है इसीलिए ये इतना ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए अगर हम पांचवी अनुसूची की अगर बात करें, पांचवी अनुसूची क्या, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रशासन होता है उनका नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे मान लीजिए अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, कोई अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति होते हैं, उन दोनों सभी इन सभी के लिए क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये 7 वाहन वाली जो राज्यसभा है उस सब में तो जो प्रशासन होते हैं उन प्रशासन के जो भी नियंत्रण होते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। फिर से सुनिए, जैसे अनुसूचित क्षेत्र होता है, अनुसूचित जनजाति होता है, इन सब के जो प्रशासन होते हैं, प्रशासन के लिए इसमें नियंत्रण सब के लिए क्या है उल्लेख है, किस नाम है, अनुसूची 5 में,
5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में क्या है, तो 6ठी अनुसूची में फिर से देखिए, जैसे असम हो गया, ये 7 बहन वाले में असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम राज्य हो गया, वहाँ पर जो जनजाति होते हैं ना, उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके बारे में, प्रशासन के बारे में ही प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रशासन के बारे में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक, आइए अगर 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची को अच्छा खासा से पढ़ना पड़ता है। 7वीं अनुसूची से बहुत सारा सवाल देखने को भी मिलता है, तो 7वीं अनुसूची में थोड़ा सा और ध्यान देखेंगे। 7वीं अनुसूची में इसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियाँ का बंटवारा होता है, तो उनके बारे में उल्लेख किया गया है कि इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में क्या होता है, शक्ति का बंटवारा होता है। ठीक है, अगर उसी में अगर हम देखें कि अनुसूची में जो सरकार द्वारा शुल्क या कर लगाने की अधिकार होता है, उसका भी उल्लेख किसमें किया गया है, ये 7वीं अनुसूची में। ध्यान से देखेंगे, जो कर लगाते हैं, शुल्क लेते हैं, उसका भी अधिकार किसमें है, ये 7वीं अनुसूची में। अगर राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्ति का बंटवारा होता है, उसका उल्लेख किसमें है, 7वीं अनुसूची में। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 7वीं अनुसूची जो है ना, उस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत में ही 3 सूचियाँ है। कितना सूचियाँ है, 3 सूचियाँ है। 7 नंबर अनुसूची को एक बार फिर से सुनिए। 7 नंबर अनुसूची में क्या है, 7 नंबर अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति है उसका बंटवारा है। केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, शक्ति का बंटवारा है। अगर हम कर या कोई शुल्क लेते हैं, उसका भी उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। और 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में बांटा गया। 7वीं अनुसूची को कितने सूचियों में बांटा गया, तो 3 सूचियों में बांटा गया है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के क्षेत्र में रखा गया है। 3 सूची इसका क्या क्या है, तो ये है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे कि संघ सूची पर कौन कानून बनाते हैं, तो संघ ही कानून बनाते हैं। फिर राज्य की सूची में कौन, तो राज्य ही बनाते हैं। समवर्ती में कौन, तो ये संघ और राज्य दोनों इस पर कानून बनाते हैं। तो इसके बारे में भी हम अभी दिए हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। देखिए यहाँ पर आइए, फर्स्ट नंबर ये संघ सूची। तो संघ सूची क्या है कि इसमें जो भी सूचना दिए गए विषयों पर जो भी केंद्र होते हैं, तो केंद्र सरकार ही इस पर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। किस पर, तो इस पर, ये नहीं संघ सूची में। अगर संघ सूची की बात करें तो पहले यानी जिस टाइम संविधान लागू हुआ था, वहाँ उस टाइम में 97 विषय पर ये क्या कर सकते थे, संघ सरकार केंद्र सरकार क्या कर सकते हैं, उस पर शासन बना सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में 100 विषय है। कितना विषय है, 100 विषय है। आइए संविधान लागू के समय में कितना, ये 97 विषय था। वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 100 विषय हो गया। इतना विषय पर ये क्या कर सकते हैं, संघ सूची जो दिया गया है, तो उसमें केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकते हैं 100 विषय पर। ठीक है, उसके बाद आइए कि देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले या युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, इन सब के आधार पर ये जितना भी देख रहे, इसी तरह से आपके पास, इनके पास में यानी केंद्र सरकार के पास में 100 अधिकार है, 100 विषय है, उस पर ये कानून बना सकते हैं। ठीक है, संघ सरकार। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है कि इस जो भी विषय है उस पर क्या कर सकते हैं कि राज्य सरकार ही कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कौन बनाते हैं, राज्य सरकार ही कानून बनाते हैं। लेकिन अगर हम पहले की बात करें कि पहले इसमें कितना था, तो राज्य सूची में 66 विषय पर ये राज्य सूची जो है अपना राज्य जो है अपना कानून बना सकती थी। लेकिन अभी क्या है कि इसमें 5 घट गया है, यानी 61 रह गया है। कितना रह गया है, 61 रह गया है। तो ये राज्य सूची में ये पहले कितना था, जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 66 विषय था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना विषय पर ये राज्य सरकार कानून बना सकती है, तो ये 61 विषय पर कानून बना सकती है। कितना विषय पर, 61 विषय पर राज्य सरकार जो है ये कानून बना सकते हैं। लेकिन पहले कितना पर बनाते थे, तो ये 66 पर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर यहाँ राज्य सूची की अगर बात करें, राज्य सूची किस किस विषय पर कानून बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए शांति हो गया, व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, जेल हो गया, स्थानीय शासन हो गया, कृषि हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, राज्य के अंदर होने वाले जो भी व्यापार होगा या न्याय विभाग होगा, उन सब पर इसी तरह के जो विषय है, उसी तरह के विषय में अभी वर्तमान में राज्य सरकार के पास में 61 विषय है और 61 विषय पर राज्य सरकार क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अब अगर आए समवर्ती सूची में, किसमें, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में क्या होता है, तो दोनों आदमी कानून बना सकते हैं। दोनों आदमी कानून बनाएंगे। और लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर एक विषय पर, कोई एक विषय पर, दोनों एक ही विषय पर कानून बना, जैसे राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों आदमी एक ही विषय पर अगर कोई भी कानून बना रहे हैं, तो क्या होगा कि केंद्र सरकार की जो भी नीति होगी या जो भी नियम बनाएंगे उनका ही ज़्यादातर कारगर होगा, राज्य सरकार का ना।
है ना। तो दोनों इस पर कानून बनाएंगे, लेकिन अगर एक ही विधि पर एक ही चीज़ पर दोनों आदमी कानून बना रहे हैं, तो दोनों आदमी अगर एक ही चीज़ पर बना रहे हैं तो बड़ा कौन, तो बड़ा है केंद्र, तो केंद्र का ही भागीदारी ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए समवर्ती सूची की अगर बात करें तो समवर्ती सूची में क्या होता है, इसमें दिए गए विषय पर क्या करते हैं, केंद्र और राज्य दोनों सरकार उस पर कानून बनाते हैं। आपको अभी बताएं दोनों सरकार इस पर क्या कर सकते हैं, कानून बनाते हैं। लेकिन दोनों सरकार कानून बनाने के बाद इस पर क्या करते हैं कि जो विषय अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना रहे हैं, तो अगर ज़्यादा एक ही विषय पर बना रहे अगर, तो उसमें क्या होगा कि दोनों आदमी तो एक ही पढ़ते, अगर ज़्यादा कारगर किसका, तो ये केंद्र शासित प्रदेश का, यानी केंद्र सरकार का ये रहेगा ज़्यादा कारगर। ठीक है, जो भी विधि बनाएंगे। अगर हम बात करें समवर्ती सूची में कि वर्तमान में कितना है और पहले कितना था, तो पहले जो था उसमें विषय जो था वो 47 विषय, पहले कितना था 47, अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 52 विषय है। कितना विषय है इसमें, वर्तमान में 52 विषय है। कितना विषय है, 52 विषय, जो कि 52 विषयों पर ये राज्य और संघ दोनों आदमी इस पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन राज्य जो है 61 विषय पर बना सकते हैं, संघ जो है वो 100 विषय पर कानून बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची से है। कितना अनुसूची से, 7वीं अनुसूची से है ना। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग से पॉइंट होने है, तो यहाँ से कुछ सवाल रहता है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में इसमें क्या है कि जो भारत में जो भी 22 भाषाएं हैं, तो उसका उल्लेख किस में किया गया है, भारत की जो 22 भाषाएं हैं उसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। कितना अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में किया गया है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो है भारत की 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, ये किस में, तो ये 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखेंगे कि मूल्य रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। कितने भाषा थे, 14 भाषा थी। लेकिन ये जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कितना में, 1967 में। कितना में, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। पहले मुख्य रूप से कितना, 14 भाषा था। कितना, 14 था। लेकिन 14 भाषा थी, उसमें जो है 1967 में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को हटाया गया। कितना, किसको हटा दी गई, सिंधी को। अरे सिंधी को तो शायद इसमें जोड़ा गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 21वीं संविधान संशोधन हुआ था और सिंधी, और यहाँ पर फिर 1992 की अगर देखें तो यहाँ पर कितना, 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, ये 2003 में ये 92वां संविधान संशोधन में मैथिली भाषा को और संथाली और डोंगरी को ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और अगर पहली की अगर बात करें तो पहले कितना था, 14, अभी कितना है, ये 22 है। कितना है, 22 है। तो पहले था 14, अभी कितना है, 22 है। तो पहले था 14 और उसमें अगर हम जोड़ा है तो देख लीजिए कितना कितना में क्या क्या सब जोड़ा गया है। तो इसमें जोड़ा गया है सिंधी भाषा, किसको जोड़ा गया है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। उसके बाद किसको जोड़ा गया है, कोंकणी को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया, नेपाली को जोड़ा गया है। उसके बाद मैथिली को जोड़ा गया है, फिर संथाली, डोंगरी, बोडो, इसको किसमें, तो 8वीं अनुसूची में ये सबको जोड़ा गया है। और अभी वर्तमान में 22 भाषा है। कितना भाषा है, 22 भाषा है। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। तो और आगे आइए 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, ये संविधान संशोधन में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसी में इसको जोड़ा गया था। ये कितना में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, तो ये हुआ था संशोधन अधिनियम है 1951। कितना, 1951। मूल्य रूप से तो संविधान इतना में लागू हुआ, इतना में लागू हुआ, और 1951 में जाकर के ये क्या हुआ, फिर इसमें संशोधन हुआ और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। पहले इसमें कितना था, पहले संविधान में 8 अनुसूची थी, और 8 अनुसूची होने के बाद फिर एक अनुसूची जो है, एक अनुसूची 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ा गया। कितना में, 1951 में। ठीक है, मूल रूप से देखें तो संविधान कब लागू हुआ, संविधान जो है मूल रूप से अगर देखें तो ये 1950 में लागू हुआ था, और फिर उसके बाद 1951 में अनुसूची में जो जोड़ दी गई है 9 नंबर अनुसूची, उसी में जोड़ा गया है। देखिए अब इसके अंतर्गत क्या है, तो जैसे ये संपत्ति सब होता है, संपत्ति को क्या करते हैं, अतिग्रहण करते हैं यानी ग्रहण करते हैं। तो अतिग्रहण करना कहाँ पर है, क्या
इसके अंतर्गत में जो दिया गया है कि राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण करने की जो विधि होता है इसका उल्लेख किया गया है कि इसमें 9वीं अनुसूची में, या अनुसूची सम्मिलित या विषयों की न्याय चुनौती नहीं दे सकती है ना। वर्तमान में इस अनुसूची में कितने अधिकार है, तो ये है 284। लेकिन ये सब इतना याद नहीं रखना है, वो सब पूछते भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप अगर रखते हैं तो रख सकते हैं। देखिए अगर 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में वर्तमान में अगर देखें तो इस अनुसूची में इतना अधिनियम है, कितना 284, कितना 284, समझ रहे हैं। अगर इसमें हम थोड़ा सा एक नोट देखें तो ये किसके लिए, तो 9वीं अनुसूची के लिए। अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की जो 9वीं अनुसूची है ना, 9वीं अनुसूची में कानून की जो न्याय समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007 में, कितना में 11 जनवरी 2007, ये वर्ड याद रखेंगे, इतना ईस्वी में संविधान पीठ की जो एक निर्णय आया था संविधान पीठ में, उसमें बताया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी सम्मिलित जो कानून है उसके आधार पर चुनौती दी जा सकती है। लेकिन पहले क्या था कि ये 9वीं अनुसूची में जो संविधान में कानून है उस पर संविधान में क्या कर सकते हैं, इस पर ये समीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन फिर ये एक नोट आया कितना में, ये 11 जनवरी 2007 में, इसमें बताया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय दिया गया उस पर संविधान में जो है इसका क्या किया जा सकता है, तो ये समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि वह जो होना चाहिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता होगा तभी जाकर के उसका होगा, क्या, किसका, मौलिक अधिकार का। आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कितना में है, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक, कितना तक, 12 से लेकर के 35 तक जो है, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक में अगर इस तरह के कोई भी अनुच्छेद में कोई छेड़खानी होता है, कोई चीज़ का उल्लंघन होता है, तब जाकर के 9वीं अनुसूची में जो विषय है उस पर कोई समीक्षा ली जा सकती है, ठीक है। इतना आप समझ पाए हैं। चलिए 9वीं हो गया, तो अब 10वीं और 11वीं 12वीं देख लेंगे, ख़त्म हो जाएगा ये अनुसूची का काम ख़त्म, क्योंकि आपको कितना 12 अनुसूची पढ़ना है। अब उसके बाद आपका फिर भाग आएगा 22 भाग, 22 भागों में क्या सब दिया गया उसको अभी हम दिखाएंगे। तो ये 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, कितना 52वें संविधान संशोधन। और ये ईस्वी की अगर बात करें तो ये कितना, तो ये 1985, कितना 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है इसमें। और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है, किसमें, 10वीं अनुसूची में। दल बदल कानून, दल बदल कानून, अब ये क्या सब होता है, फिर पॉकेट क्या होता है, इस सब को भी आगे पढ़ेंगे तो अपन पढ़ाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दल बदल कानून, तो दल बदल से संबंधित प्रावधान किस में है, ये 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो ये 52वें संविधान संशोधन हुआ था, कितना में, तो ये हुआ था 1985 में, कितना हुआ था, 1985 में हुआ था, कितना हुआ था, 1985 में। और उसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, किसमें, 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो ये जो है संविधान संशोधन कितना, 73वां संविधान संशोधन था, कब था, ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, कब हुआ था, 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई है। इसमें पंचायती संस्थाओं का कार्य करने के लिए जो है ये 29 विषय का प्रावधान किया गया है, कितना, 29 विषय का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती संस्थाओं का कार्य है, क्या है, पंचायती संस्थाओं का कार्य है। और ये जोड़ा कब गया था, 11वां अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया है, तो ये 73वां संविधान संशोधन में। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 में, मतलब 1993 में 11वें अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। और इसमें पंचायती संस्थाओं का कार्य के बारे में दिया गया है, किसमें, तो ये 11वीं अनुसूची में। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें तो आइए 12वीं अनुसूची में क्या है, यह अनुसूची संविधान में क्या है, 74वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन भी सेम वही में, यानी 1993 में। 74वां संविधान संशोधन 1994 में, यानी 93 के द्वारा जोड़ी गई है। और इसमें शहरी क्षेत्र की जो संस्थानीय स्वशासन संस्थाओं की कार्य करने के लिए जो 18 विषय, इस पर कितना है, 18 विषय का प्रावधान किया गया है। ध्यान से एक बार और सुनिए, 29 विषय का प्रावधान 11वीं अनुसूची में, 18 है ना, 18 विषय, 18 विषय का जो प्रावधान है वो 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया,
74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन हुआ था कितना में? तो ये 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। 73 और 74 दोनों संविधान संशोधन 1993 में ही हुआ था। अगर हम कहें कि बताइए कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। कितना हुआ था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अगर कहे कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। कितना हुआ था? 1993 में। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। ठीक है, इतना समझ गए। और ये 74वां संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन में 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद फिर अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब हम लोग भाग की बात करते हैं। किसके बारे में? तो ये भारतीय संविधान में जो भाग है बताएंगे भाग कितना है? तो ये भाग 22 है। कितना भाग है? 22। अगर हम देखें तो ये इसमें अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद। इसी 395 अनुच्छेद को कितना भागों में? ये 22 भागों में बांट दिया गया है। कितना भागों में? 22 भागों में बांट दिया गया है। ये 22 भाग जो है वो 395 अनुच्छेद का ये 22 भाग है। तो अब इन 22 भाग को थोड़ा सा एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर भाग है और यहाँ पर विषय है और कितना से कितना तक अनुच्छेद है उसके बारे में दिया गया है। अगर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक। 1 से 4 तक क्या है? भाग 1 में है। भाग नंबर 2 में देखें, भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है? भाग नंबर 2 में नागरिकता है और ये अनुच्छेद नंबर 5 से 11 है। कितना है? 5 से 11। भाग नंबर 3 में, तो भाग नंबर 3 में क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। और ये मूल अधिकार देखें तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 12 से लेकर के 35 तक। अभी बताए थे, फिर भी 12 से लेकर के 35 तक। और फिर उसके बाद देखेंगे भाग नंबर 4। कितना देखेंगे? भाग नंबर 4। इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और ये नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो 36 से लेकर के 51 तक है। क्या है? 36 से लेकर के 51 तक। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है और ये भाग नंबर 4 में है। भाग नंबर 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है या मूल्य कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या मूल्य कर्तव्य, जो कि 51 के क में है। किसमें है? 51 के क में है। भाग नंबर 5 में संघ है। क्या है? भाग नंबर 5 में संघ है, जो कि अनुच्छेद नंबर 52 से 151। कितना? 52 से 151। पूरा ये संघ के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? संघ के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद यानी भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में राज्य है। क्या है? राज्य है। भाग नंबर 6 में क्या है? राज्य है। और ये 152 से लेकर के 237 तक। 152 से लेकर के 237 तक। 152 से लेकर के 237 तक है। और इसमें क्या है? राज्य है। और ये भाग कितना है? 6 नंबर। भाग 7 में क्या है? तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, लेकिन ये अनुच्छेद नंबर देखे तो अनुच्छेद नंबर कितना? 238, जो कि निरस्त कर दिया गया। अब इसको अगर भाग नंबर कितना? भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। और संघ राज्य क्षेत्र अगर देखें तो अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद नंबर है आपका 239 से लेकर के 242 तक। 239 से लेकर के 242 तक। आइए अगर आगे देखते हैं तो आगे क्या है? आगे है आपका कि भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में क्या है? पंचायत। क्या है? या पंचायती। क्या है? पंचायती। इसमें अनुच्छेद नंबर कितना है? 243। 243 के क से लेकर के 9 तक। ये क से लेकर के 9 तक क्या है? आपको पहले भी बताए थे, लेकिन आज थोड़ा फिर बता देते हैं। ये क से लेकर के ये बबाजी वाला 9 है कि नहीं जी, जिसको मूर्धन्त 9 कहते हैं। तो क, उसके बाद ख, ग, ये ख, ग, घ ऐसे करके, फिर च, छ, ज ऐसे करके, फिर ट, ठ, ड, ढ और ये 9। यहाँ तक अगर आएंगे क ख पूरा, च छ पूरा, ट ठ पूरा और यहाँ 9 तक। यहाँ तक है इसमें। किसमें? पंचायती में। किसमें? पंचायती में।
और ये पंचायती कितना भाग नंबर कितना में, भाग नंबर 9 में है। कहाँ से, इसमें अगर अनुच्छेद देखें कहाँ तक, तो ये 243 से लेकर के 243 के क से लेकर के 243 के मूर्धन्त 9 तक है, ठीक है। उसके बाद अगर ये भाग नंबर कितना, भाग नंबर 9 के क देखें तो इसमें क्या है, नगर पालिका, क्या है, नगर पालिका। अगर इसमें अनुच्छेद की बात करें 243 के प से लेकर के य 6 तक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसका, अनुच्छेद ये भाग नंबर 9 के ख का, तो इसमें सहकारी समितियां है, क्या है, सहकारी समितियां है। सहकारी समितियां की अगर बात करें तो इसमें कितना अनुच्छेद नंबर कितना है, तो ये है आपका 233 से लेकर के यानी य ज से लेकर के य वहाँ तक है। उसके बाद भाग नंबर 10 में, भाग नंबर 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो होते हैं, यही है भाग नंबर 10 में। भाग नंबर 11 में क्या है, तो संघ और राज्य के बीच जो संबंध है, संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उसके बारे में कितना में दिया गया है, ये दिया गया है भाग नंबर 11 में। और आइए 12 नंबर, भाग नंबर 12 कितना, भाग नंबर 12। अगर ये भाग नंबर 12 देखें तो इसका अनुच्छेद अगर आप देखेंगे तो इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये 264 से लेकर के 300 के क तक है। कहाँ तक, 264 से लेकर के 300 के क तक। अब इसमें आता क्या सब है, तो ये विधि, संपत्ति, फिर संधिया और वाद, ये सब जितना भी है ये किसमें, भाग नंबर 12 में, किसमें, भाग नंबर 12 में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितना से, तो ये अनुच्छेद है 264 से लेकर के 300 क तक, 264 से लेकर के 300 क तक, ठीक है। उसके बाद आइए भाग नंबर 13, भाग नंबर 13 की बात करें तो भाग नंबर 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र से के जो भीतर व्यापार करे, वाणिज्य करे, समागम करे, तो उन सब का अगर दिया गया है किसमें, भाग नंबर 13 में। और भाग नंबर 13 में अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक, तो 301 से लेकर के 307 तक है। भाग नंबर 13 में अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर के 307 तक है। इसमें क्या दिया गया है 13 नंबर में, कि भारत के राज्य जो है, राज्य क्षेत्र के अंदर यानी भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो करते हैं उनके लिए है। और इसमें क्या है कि ये अनुच्छेद नंबर 301 से 307, अनुच्छेद नंबर 301 से 307 भाग नंबर कितना में, भाग नंबर 13 में। भाग नंबर 14 की अगर बात करें तो भाग नंबर 14 में क्या है, तो भाग नंबर 14 में है संघ एवं राज्य की अधीन सेवा, संघ एवं राज्यों की अधीन सेवा है। और इसमें दिया क्या है, अनुच्छेद नंबर कितना से कितना तक, अनुच्छेद नंबर दिया गया है 308 से लेकर के 323 तक, कितना तक, 308 से लेकर के 323 तक। 14 के क में अगर देखें कि 14 के क में क्या है, तो ये है अधिकरण, क्या है, अधिकरण है। और ये 23 के क से यानी 323 के क से लेकर के 323 के ख तक ही है। अगर भाग नंबर 15 की बात करें तो इसमें निर्वाचन है, क्या है, इसमें है निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 324 से 100 से लेकर यानी 324 से लेकर के 29 तक, कितना, 24 से 29 तक, कितना, 300 से यानी 324 से 329 तक है किसमें, भाग नंबर 15 में। और भाग नंबर 15 में आपको दिया क्या गया है, निर्वाचन, क्या दिया गया है, निर्वाचन दिया गया। और आगे आइए अगर हम देखते हैं भाग नंबर 16, भाग नंबर 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष प्रावधान दिया गया उपलब्ध है वो दिया गया है भाग नंबर कितना में, भाग नंबर 16 में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितना है, 330 से लेकर के 342, 330 से 42 ना, 330 से 342 तक है, कितना है, 330 से 342। अगर अनुच्छेद नंबर ये भाग नंबर 17 की बात करें, भाग नंबर 17 में क्या है, राज्य भाषा है, क्या है, भाग नंबर 17 में है राज्य भाषा, भाग नंबर 17 में राज्य भाषा है। अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 तक है, कितना तक, 343 से लेकर के 351 तक। अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के 351 तक है राज्य भाषा। अगर हम भाग देखें तो भाग नंबर 17। अगर भाग नंबर 18 की बात करें तो भाग नंबर 18 की बात करते हैं तो इसमें है आपात उपलब्ध, है ना, आपात उपलब्ध। अगर इसमें अगर देखें तो आपातकाल के बारे में, तो इसमें क्या है, अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर के 360, कितना है, अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर के 360 ये
भाग नंबर कितना में 18 में। भाग नंबर 19 में क्या है, भाग नंबर 19 में आपका है प्रकीर्णन। परिकीर्ण में अगर देखें तो कितना है, अगर अनुच्छेद कितना है 361 से 367, कितना 361 से 367। भाग नंबर 20 में देखिए, भाग नंबर 20 में क्या है संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन की अगर बात करें तो संविधान संशोधन कितना में, संविधान संशोधन है 368 में, कितना में 368 में। भाग नंबर 21 कितना, भाग नंबर 21, भाग नंबर 21 में आपका क्या दिया गया है स्थानीय संक्रमणकालीन व विशेष उपलब्ध दिया गया है। अगर इसमें अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद कितना है 369 से लेकर के 392, 369 से लेकर के 392, ठीक है 369 से लेकर के 392 अनुच्छेद नंबर है इतना। और ये भाग नंबर 21। अगर भाग 22 की अगर बात करें तो ये संक्षिप्त नाम, फिर प्रारंभ हिंदी में, ये सब जो दिया गया है ये भाग नंबर कितना में, भाग नंबर 22 में। और ये 393 से 395 है। भाग नंबर 22 में क्या है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, और फिर प्राधिकृत पाठ और निरंसन। तो ये सब किस में दिया गया है, ये दिया गया है 393 से 395। भाग का भी आपका ख़त्म हुआ, क्या भाग भी आपका ख़त्म हुआ, अनुसूची भी आपका ख़त्म हुआ। चलिए ये रिवाइजिंग का था इसीलिए इतना लेट लग रहा है। चलिए अब देखते हैं मूल अधिकार। क्या देखते हैं, मूल अधिकार। अगर मूल अधिकार की बात करें तो अभी यहाँ से हम लोग मूल अधिकार क्या आज यहीं पर छोड़े, यहाँ से हम लोग कल जो है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से कल हम लोग यहाँ से ही चलेंगे रिवाइज में, ठीक है मूल अधिकार से चलेंगे रिवाइज में, ठीक। आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं। तो चलिए आप लोग भी आने का प्रयास कीजिए, और अगर आप न्यू है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।